इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो देखिए इंस्टीट्यूशन क्या होता है? इंस्टीट्यूशन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपने यहाँ पे जो भी लोग हैं, जो भी डिपार्टमेंट हैं, सभी को क्या करता है, उनके लिए रूल रेगुलेशन बनाता है, उनको कोऑर्डिनेट करवाता है, उनको मॉनिटर करता है, उनको कंट्रोल करता है। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन क्या हो गया कि ऐसा एक कोई इंस्टीट्यूशन, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन की जो कि अलग अलग इंटरनेशनल यानी कि अलग अलग नेशंस उस इंस्टीट्यूशन से अटैच होता है, और वो उनके लिए रूल और रेगुलेशन बनाता है, उनको कंट्रोल करता है, उनको मॉनिटर करता है, उनको कोऑर्डिनेट करता है। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज क्या होती हैं, उस इंस्टीट्यूशन से अटैच्ड होती हैं। जैसे कि अब डोमेस्टिक लेवल की बात करें तो यूजीसी आप सभी ने सुना होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो जितने भी इंडिया में कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सब किससे अटैच हैं? यूजीसी से। और यूजीसी जो भी काम कहती है, जो भी रूल रेगुलेशन बनाती है, वो सभी यूनिवर्सिटीज़ को, सभी कॉलेज को फॉलो करना पड़ता है। तो यूजीसी क्या होगी? इंस्टीट्यूशन हो गए। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ऐसे ही बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जो कि सभी कंट्रीज उनसे अटैच होती हैं, और उनके अकॉर्डिंग जो है रूल रेगुलेशन को फॉलो करना होता है जब भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है तब। तो उसको फॉलो करना होता है। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कहते हैं रूल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट गवर्न एंड कंस्ट्रेन द बिहेवियर ऑफ मेंबर कंट्रीज। तो जो भी कंट्रीज होती हैं किसी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, उनको जो है रूल रेगुलेशन उनके लिए डेवलप करती है, और उनके बिहेवियर को गवर्न करती है, कंट्रोल करती है। हेल्प टू सेट द इंटरनेशनल एजेंडा। इंटरनेशनल एजेंडा जो है सेट करने में हेल्प करती है। ऐसा नहीं कि ट्रेड हो रहा है या फिर मॉनेटरी फंड से रिलेटेड है, किसी कंट्री को पैसे की जरूरत पड़ गई तो वो इंस्टीट्यूशन आगे आती है। ट्रेड हो रहा है तो ट्रेड में सभी के लिए एक जैसा रूल रेगुलेशन फ्रेम करती है। ऐसा नहीं कि आपका मन करे जो भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे का मन जो कर रहा है वो इंपोर्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सभी के लिए कॉमन एजेंडा जो है वो सेट करती है। मीडिएट पॉलिटिकल बार्गेनिंग। तो पॉलिटिकल बार्गेनिंग में भी जो है वो हेल्प करती है, मीडिएट करती है। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे पॉलिटिकल इशू है, जैसे कि कश्मीर को लेकर मुद्दा है, तो वहाँ पे यूएनओ का भी जो है आता है, यूएन का भी जो है उसमें आता है रोल आता है। इसी तरीके से जब देखिए जो आपने केस देखा कि हमारे आर्मी मैन को पकड़ लिया जाता है, तो उस केस में जो है जाधव वाला केस है, तो वहाँ पे भी जो है जो यूएन का कोर्ट है वहाँ से भी जो है उसमें सपोर्ट मिलता है। तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं और अलग अलग उसके मेंबर्स हैं, और उसमें जो है वो बार्गेनिंग में हेल्प करता है। प्रोवाइड ए प्लेस फॉर पॉलिटिकल इनिशिएटिव एंड एक्टिंग एज कैटलिस्ट फॉर द कोलिएशन फॉर्मेशन। तो यानी कि कोलिएशन फॉर्म, ग्रुप फॉर्मेशन होता है, कोलिएशन फॉर्मेशन, ग्रुप फॉर्मेशन। तो ग्रुप फॉर्मेशन में ये जो हेल्प करता है कि सारे लोग उससे अटैच हो जाते हैं तो एक ग्रुप बन जाता है। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन दे फैसिलिटेट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर नेशन। तो ये क्या करते हैं, ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन डिफरेंट मेंबर इंस्टीट्यूशन यानी कि जो कंट्रीज होती हैं उनके बीच में डेवलप करते हैं। मेजर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो देखिए बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, इंटीग्रेशन है। तो वहाँ पे लेकिन हम मेजर, जैसे आपने इससे पहले वीडियो में देखा होगा, EFTA पढ़ा था हमने, एनाफ्टा पढ़ा था। तो ये भी क्या है, एसोसिएशंस हैं, अलग अलग कंट्री आपस में मिलकर एक फ्री ट्रेड एरिया जो है उन्होंने डेवलप किया था। तो इसी तरीके से जो मेजर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें सबसे पहले आता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्या डेवलप करता है कि ट्रेड से रिलेटेड जो है डिफरेंट मेंबर्स के बीच में कॉर्पोरेशन और कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। इसी तरीके से IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। इसी तरीके से UNCTAD है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये अलग जो भी मेंबर कंट्रीज होती हैं उनके बीच में ट्रेड और डेवलपमेंट के लिए काम करता है। उसी तरीके से IBRD, जिसको आप वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं, था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। ये फिर जो भी मेंबर कंट्रीज होती हैं वहाँ पे जो भी रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो गया, डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करती है इंटरनेशनल बैंक, और मॉनेटरी सपोर्ट जो है प्रोवाइड करती है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारी इकोनॉमिक कंडीशंस जो है कंट्रीज़ की ख़राब हुई थी, और उसके बाद जो है सभी कंट्रीज़ उस इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए लग गई थी, जहाँ पे क्या कर रही थी कंट्रीज़ कि वो एक्सपोर्ट पे तो सब्सिडीज़ दे रही थी, यानी कि जब अपनी कंट्री से बाहर किसी कंट्री में सामान जाना हो तो वहाँ पे वो सब्सिडी दे रही थी, लेकिन इम्पोर्ट यानी दूसरी कंट्री से अपने यहाँ सामान आता था उस पर जो है वो बैरियर्स लगा दे रही थी, टैरिफ लगा दे रही थी, जिससे कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सही हो। भाई बाहर की करेंसी हमारे यहाँ आएगी तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन सही होगी, और हमारी करेंसी बाहर चली जाएगी तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन खराब रहेगी, नहीं उतनी अच्छी डेवलप होगी। तो इस वजह से क्या होता था कि एक्सपोर्ट पे जो है सब्सिडी देती थी कंट्री, और इंपोर्ट पे जो है वो टैरिफ लगा देते थे, बैरियर्स लगा देते थे। तो ये इससे क्या होता था कि जो ट्रेड था, इंटरनेशनल ट्रेड, उस पर जो है प्रॉब्लम आती थी। तो कंट्रीज जो इम्पोज कर देती थी बैरियर्स ऑन इंपोर्ट एंड सब्सिडी प्रोवाइड करती थी एक्सपोर्ट पे, तो इससे क्या होता था, वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। तो टू इम्प्रूव वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना जरूरी था, जहां पे डिस्कस किया जा सके और नेगोशिएट किया जा सके इंटरनेशनल ट्रेड इश्यूज पे। क्लियर। तो यहाँ पे जो है 1947 में 23 कंट्रीज वो जेनेवा में उन्हें मिला, जिसको हम फर्स्ट राउंड भी कहते हैं। तो जेनेवा में पहला राउंड हुआ, 23 कंट्री के बीच में मीटिंग हुई। कहाँ पे? जेनेवा में। किस पे डिस्कस किया गया? फॉर फ्री फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि आराम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सके, उस पर जो रेस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, बैरियर्स लग रहे हैं, वो ना लगें। तो 1947 में इस पे जो है 23 कंट्री के बीच में जेनेवा में पहली बार इस पे मीटिंग हुई। तो ऑन 1 जनवरी 1948 GATT वॉज एस्टेब्लिश्ड, और यहाँ पे कितने लोग थे?
123 मेंबर्स थे। तो 1948 फर्स्ट जन को GATT, जो आप जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड कहते हैं, ये जो है इस्टेब्लिश हुआ। 23 मेंबर जो उन्होंने मीटिंग में फर्स्ट राउंड में मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था, उनके अकॉर्डिंग ये GATT इस्टेब्लिश हुआ। तो इन GATT ट्रेड नेगोशिएशन राउंड्स वेयर हेल्ड। यहाँ पे क्या था, 7 राउंड हेल्ड हुए थे ट्रेड नेगोशिएशन रिलेटेड। और खासकर यहाँ पे जो नेगोशिएशन होता था वो किस पे होता था, गुड्स के ऊपर, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो इसके ऊपर जो है यहाँ पे मीटिंग्स होती थी। 7 राउंड हुए थे 19 इसके इस्टेब्लिशमेंट से लेकर। वहीं पे जब 8th राउंड हुआ तो 8th राउंड जो है वो 1986 से 1994 तक जो है कंडक्ट किया गया उरुग्वे में। तो ये उरुग्वे क्या है, साउथ अमेरिका में एक शहर है। तो वहाँ पे जो है 1986 से 1994 तक GATT का जो है 8th राउंड कंडक्ट कराया गया। तो इसको हम उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन भी कहते हैं। तो आर्थर डंकल थे जो कि डायरेक्टर जनरल थे GATT ने, इन्होंने जो है इसको हेल्ड कराया। तो इस मीटिंग में जो है नए एरियाज को भी इंक्लूड किया गया। अभी 7th राउंड तक क्या था, आपने देखा 7th राउंड तक क्या था कि ट्रेड ऑफ गुड्स यानी कि इंपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे जो है नेगोशिएशन और डिस्कशन होता था। लेकिन अब जो है इसको जो है फर्दर एक्सपेंड करने की बात कही गई इस राउंड में। और इसमें जो है ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रिप्स यानी ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एंड ट्रिम्स यानी कि ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, इनको भी जो है इसमें एक्सपेंड किया गया, इंक्लूड किया गया। क्लियर। तो GATT में जो उसकी GATT का जो स्कोप था उसको जो है बढ़ाया गया 8th राउंड की मीटिंग में। जो है उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन जो कि 1986 से 1994 तक चला, इसमें ये चीज़ें डिसीजन ली गई। और उसके बाद फिर जो है 8th राउंड में ही ये डिसाइड हुआ, मेंबर कंट्रीज ने इसको डिसाइड किया कि WTO यानी कि एक नया ऑर्गेनाइजेशन जो है सेटअप होना चाहिए, WTO इन प्लेस ऑफ GATT। तो यानी कि GATT को किसने टुक ओवर कर लिया, WTO ने। यानी कि GATT क्या हो गया, प्रेडिसर हो गया, WTO सक्सेसर हो गया। तो अब क्या है, GATT हटा दी गई और WTO एग्जिस्टेंस में आ गई। एंड फाइनली GATT वाज रिप्लेस्ड बाय WTO ऑन 1 जनवरी 1995 विथ 123 मेंबर्स। यानी कि जो 8th राउंड होना था उसमें 123 मेंबर्स थे और उन्होंने जो है GATT को रिप्लेस करके WTO को इस्टेब्लिश किया गया। और उस वक्त जो है जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी WTO की, वहाँ पे 3 लैंग्वेज थी, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। तो ये पूरी हिस्ट्री थी GATT या फिर WTO की। तो यहाँ पे हुआ क्या कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है सभी कंट्रीज अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना चाह रही थी। तो वो एक्सपोर्ट पे जो है सब्सिडी प्रोवाइड कर रही थी, छूट दे रही थी, लेकिन इंपोर्ट पे जो है सब्सिडी बैरियर्स लगा दे रही थी, टैरिफ लगा दे रही थी। तो इससे क्या होता था, वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, इंटरनेशनल ट्रेड इशूज आ रहे थे। तो इसको सॉल्व करने के लिए 1947 में 23 कंट्री की मीटिंग हुई जेनेवा में, ठीक है, जिसको हम पहला राउंड मीटिंग कहते हैं 1947 में। वहीं पे फिर GATT यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड की जो है इस्टेब्लिशमेंट हुई 1948 1 जनवरी से जो ये स्टार्ट हुआ काम करना। 23 मेंबर थे उस वक्त। फिर धीरे धीरे इसमें इंप्रूवमेंट हुआ, 7 राउंड हुए। 7 राउंड तक जो है इसमें टैरिफ इन गुड्स यानी कि गुड्स एक्सपोर्ट और गुड्स इंपोर्ट पे ही जो है यहाँ पे डिस्कशंस होते रहे। फिर 8th राउंड कंडक्ट कराया गया जहाँ पे मेंबर कंट्रीज जो थी वो 1986 से 1994 तक उरुग्वे में जो है इन्होंने अपनी मीटिंग कंडक्ट की। और उस वक्त जो है डायरेक्टर जनरल थे GATT के आर्थर डंकल। तो जहाँ पे इसके स्कोप को बढ़ाया गया GATT में, यानी कि सिर्फ टैरिफ ट्रेड इन गुड्स में ही नहीं बल्कि ट्रेड इन सर्विस, ट्रिप्स और ट्रिम्स को भी जो है यहाँ पे इंक्लूड किया गया। और साथ ही साथ उसी राउंड में 8th राउंड में ही ये भी डिसाइड हुआ कि एक नया ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया जाए जो GATT की जगह रिप्लेस कर देगा। तो GATT को रिप्लेस करके क्या आया, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया, जो कि 1 जनवरी 1995 से जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाने लगा। तो 123 मेंबर उस वक्त थे इसमें। और उसके बाद जो है यहाँ पे उसमें 3 ऑफिशियल लैंग्वेज भी थे, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। तो ये हिस्ट्री थी WTO या फिर GATT की। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है 1995 जनवरी 1 जनवरी 1995 को डेवलप हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। इट इज़ द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन टू द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो पहले गैट आपने सुना होगा GATT। तो क्या था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो यानी कि कहाँ पे कैसे ट्रेड किया जाना है मेंबर कंट्रीज के बीच में और क्या क्या टैरिफ लगेंगी, उनके ऊपर एक जनरल एग्रीमेंट हुआ था अलग अलग कंट्रीज में। तो इसका नाम जो है चेंज करके क्या कर दिया गया फिर बाद में, WTO कर दिया गया। तो 1 जनवरी 1995 में ये WTO नाम आया। इट फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू द रिमूवल ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। तो WTO क्या है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो भी मेंबर कंट्रीज है उनके बीच में टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को रिमूव करके एक जो है ट्रेड को, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देता है। हेडक्वार्टर एट जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में WTO का हेडक्वार्टर है। 164 मेंबर कंट्रीज जो हैं इस WTO में जो है मेंबर कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। इंडिया हैज़ बीन ए WTO मेंबर सिंस जनवरी 1 1995 एंड ए मेंबर ऑफ GATT सिंस 8 जुलाई 1948। तो GATT यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ में जो इंडिया था वो 8 जुलाई 1948 से मेंबर बना था। वहीं पे WTO में 1 जनवरी 1995 से ही उसका मेंबर है तो इंडिया।
डब्ल्यूटीओ की हिस्ट्री हमने पहले डिस्कस कर ली। यहाँ पे हम बात करेंगे कि डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स में कौन कौन से एग्रीमेंट्स इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं जो कि डब्ल्यूटीओ ने साइन किए हुए हैं। तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स आता है ट्रिप्स, ट्रिम्स, एओए और जीएटीएस, गैट्स। तो एक एक करके हम देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। तो देखिए ट्रिप्स, TRIPS, तो यहाँ पे क्या है, ये ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती है ना, उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये एग्रीमेंट जो है डब्ल्यूटीओ में साइन हुआ है। तो ऑफर्स प्रोटेक्शन टू पेटेंट, ट्रेडमार्क, लेआउट, डिजाइन, कॉपीराइट एंड अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो भी पैटेंट्स हैं, उनके पास जो ट्रेडमार्क्स हैं, लेआउट, डिजाइन और कॉपीराइट्स हैं उनके पास म्यूजिक का या फिर मूवीज का, तो उन सबको जो है प्रोटेक्ट करता है ट्रिप्स। क्लियर। वहीं पे दूसरा जो एग्रीमेंट है दैट इज ट्रिम्स, TRIMS, तो ये ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर होता है। तो ये क्या है, टू ट्रीट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एट पार विद डोमेस्टिक मेजर, यानी कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ करें यहाँ पे एक तरीके से इन्वेस्टमेंट मेजर। तो प्रोवाइड बूस्ट टू FDI, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है यहाँ पे जो है इसकी वजह से बूस्ट मिला है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है उसको डोमेस्टिक मेजर के एट पार समझा जाए। देन आता है जो नेक्स्ट स्पेशल एग्रीमेंट है दैट इज GATS, GATS का मतलब हो गया जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विस। तो ये क्या है, ये जनरल एग्रीमेंट है ऑन ट्रेड एंड सर्विस, यानी कि सर्विस सेक्टर पे यहाँ पे जो है लिबरलाइज करने की बात करेगी, यानी कि सर्विस सेक्टर को ओपन करने के लिए आया क्या, कि जिससे कि एक दूसरे जो कंट्री मेंबर्स कंट्री हैं वो एक दूसरे कंट्री में जाके सर्विस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट्स कर सके। तो सर्विस सेक्टर हैज टू बी लिबरलाइज्ड और ओपनड अप इस एग्रीमेंट के तहत। वहीं पे जो एक और इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है दैट इज AOA, यानी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे नाम से ही फोकस है कि यहाँ पे जो किसके ऊपर ज़्यादा इंफेसिस था, फोकस था कि जो एग्रीकल्चर ट्रेड है उसको प्रमोट किया जाए इंटरनेशनल मार्केट में। तो एम्फेसाइज्ड ऑन वेरियस मेजर्स टू प्रमोट एग्रीकल्चर ट्रेड इन इंटरनेशनल मार्केट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स है डब्ल्यूटीओ के। ट्रिप्स हो गया ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स को जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के एग्रीमेंट था। ट्रिम्स में इन्वेस्टमेंट यानी कि जो FDI होता है उसके ऊपर था। गैट्स में जो एग्रीमेंट था उसमें जो है फोकस किया गया सर्विस सेक्टर को ओपन करने के लिए। और AOA यानी एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए एग्रीमेंट किया गया था। WTO स्ट्रक्चर यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पे देखिए 3 लेवल है और फिर एक WTO सेक्रेटरीट आता है। तो सबसे पहले आता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, यानी कि WTO जो है वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस द्वारा हेड किया जाता है। तो ये सुप्रीम गवर्निंग बॉडी होती है जो कि अल्टीमेट डिसीजंस लेती है सभी मैटर्स के लिए, जो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेड से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग होती है उन सभी से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस द्वारा ही लिया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर गवर्नमेंट यानी मिनिस्टर ऑफ ट्रेड, यानी जिस भी जो भी कंट्रीज वहाँ पे इन्वॉल्व है उनकी जो भी मिनिस्टर्स ऑफ ट्रेड होंगे वो जो है यहाँ पे उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे जो है कंस्टिट्यूंट मेंबर्स होते हैं। तो और ये जो हर 2 साल में कम से कम एक बार मीटिंग यहाँ पे इनकी कंडक्ट की जाती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की, यानी कि हर 2 साल में एक बार इनकी मीटिंग होगी। एंड टेक डिसीजन ऑन ऑल मैटर अंडर एनी ऑफ द ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि जो भी ट्रेड एग्रीमेंट है उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन मेकिंग लेनी है वो इनके द्वारा लिया जाएगा। तो सबसे पहले WTO में क्या आएगा, जो हेडेड होता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के जस्ट अंदर ही क्या होता है, जनरल काउंसिल होता है, GC जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, अंडर द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। तो ये देखा जाता है कि जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है वो 2 साल में एक बार आते हैं मीटिंग करने। तो जो जो भी उसके अलावा उस देश में जो भी काम होते हैं सभी काम वो जनरल काउंसिल ही करते थे, यानी कि एक ये इंजन है WTO का। तो ओवरसीज द WTO एग्रीमेंट एंड मिनिस्ट्रियल डिसीजन, जो भी मिनिस्ट्रियल ने डिसीजन लिया या फिर जो भी WTO एग्रीमेंट्स हैं उनको ये जो है देख रेख काम करती है जनरल काउंसिल। कंपोज्ड ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल मेंबर, यानी कि जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है यहाँ जनरल काउंसिल में होते हैं। मीट्स रेगुलरली टू कैरी आउट फंक्शंस ऑफ WTO। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या है 2 साल में एक बार मिलते हैं, यहाँ पे जो है आप रेगुलरली मिलते हैं, यानी कि हर महीने यहाँ पे जो है मीटिंग हो जाती है। हैज़ अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे GC के पास, जनरल काउंसिल के पास होता है अथॉरिटी कि वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की जगह पे एक्ट कर सके, उनकी जगह पे ये डिसीजन मेकिंग ले सके। परफॉर्म इट्स फंक्शन एंड टेक डिसीजन एट जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो हेड ऑफिस कहाँ है WTO का, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो वहीं पे जो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं वहीं पे जो है इनका डिसीजन लिया जाता है। बिसाइड इट्स देयर आर अदर काउंसिल, काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज, काउंसिल फॉर ट्रेड्स एक्सेट्रा। यानी कि जनरल काउंसिल के अलावा भी अलग अलग जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उनके लिए भी काउंसिल्स बनाए गए हैं। लेकिन सबसे पहले मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आता है, उसके बाद फिर जनरल काउंसिल आता है। फिर तीसरे लेवल पे है 3 इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं। कौन कौन सी हैं, कमिटी ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जिसको हम CTD कहते हैं, द कमिटी ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट रिस्ट्रिक्शंस CBOPR, और द कमिटी ऑन बजट फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन शॉर्ट में CFA कहा जाता है। तो ये 3 कमिटी हैं जो कि जनरल काउंसिल के बाद आती हैं। और ये कमिटी भी क्या है, ये एग्जीक्यूट करती हैं जो भी फंक्शंस असाइंड किया जाता है WTA एग्रीमेंट एंड द जनरल काउंसिल द्वारा, यानी कि WTO एग्रीमेंट में जो भी फंक्शंस हुए जनरल काउंसिल द्वारा जो भी फंक्शंस होते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये 3 कमिटीज़ बनाई गई हैं। कमिटी ऑन ट्रेड
एंड डेवलपमेंट, द कमिटी ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट रेस्ट्रिक्शन एंड द कमिटी ऑन बजट फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद आता है WTO सेक्रेटरीट। ये WTO सेक्रेटरी जैसे आप कहते हैं ना सचिवालय, जहाँ पे सारे काम होते हैं, बस वो इसी तरीके से WTO है। ये जेनेवा में है, हेड जो कि डायरेक्टर जनरल द्वारा हेडेड किया जाता है और 4 डिप्टी डायरेक्टर यहाँ पे होते हैं। और इसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंट सपोर्ट टू WTO मेंबर गवर्नमेंट ऑन ऑल ऑफ द एक्टिविटीज कैरिड आउट बाई WTO। तो जो भी मेंबर कंट्री हैं WTO के, उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है, उससे रिलेटेड ये जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं WTO मेंबर को। ये क्या है, टेक्निकल सपोर्ट हो गया, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। इट्स मेन ड्यूटीज आर टू सप्लाई टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सपोर्ट फॉर द वेरियस काउंसिल एंड कमिटीज़। तो जो भी काउंसिल हैं, कमिटीज़ हैं, उनको टेक्निकल और प्रोफेशनल सपोर्ट भी जो है WTO सेक्रेटरीट प्रोवाइड करता है। जैसे मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग डेवलपमेंट इन वर्ल्ड ट्रेड में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको मॉनिटर करना, उसको एनालाइज करना। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक एंड मीडिया को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देनी है तो WTO सेक्रेटरीट से जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जब भी वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2 साल में एक बार होता है, तो जब भी ऑर्गेनाइज करना है ये WTO सेक्रेटरीट ऑर्गेनाइज कराएगी। एडवाइजिंग गवर्नमेंट हु वांट्स टू बी मेंबर ऑफ WTO, यानी कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि मेंबर नहीं है, तो वो अगर मेंबर बनना चाहते हैं तो उनको एडवाइस प्रोवाइड करती है, उनको जो है हेल्प प्रोवाइड करती है, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्रोफेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिससे कि वो मेंबर बन सके। तो ये जो है WTO का पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है जो कि WTO को हेड करता है। सभी गवर्नमेंट के मेंबर्स यहाँ पे जो है होते हैं, 2 साल में एक बार मीटिंग होती है। उसके बाद जो है मेन डिसीजन मेकर वही होता है। उसके बाद जनरल काउंसिल होता है जो कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो है जनरल काउंसिल डेली, मतलब कि रेगुलरली जो है इनकी मीटिंग कंडक्ट होती है और इंपॉर्टेंट डिसीजंस ये ले सकते हैं, ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की बिहाफ पे एक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 3 कमेटी हैं, कमेटी ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, कमेटी ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट रेस्ट्रिक्शन एंड द कमेटी ऑन बजट फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये तीनों कमेटी जो है जो भी एग्रीमेंट्स और जनरल काउंसिल द्वारा टास्क असाइन किए जाते हैं उनको ये एग्जीक्यूट करती है, फंक्शंस को एग्जीक्यूट करती है। और इन सब को सपोर्ट करने के लिए, टेक्निकल और प्रोफेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए WTO सेक्रेटरीट होता है जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, जहाँ पे डायरेक्टर जनरल हेड करता है इसको और 4 डिप्टी डायरेक्टर भी यहाँ पे होते हैं। ये डिफरेंट प्रोफेशनल टेक्निकल सपोर्ट्स जो मेंबर्स कंट्रीज होती हैं उनको भी प्रोवाइड करता है। तो ये पूरा WTO का स्ट्रक्चर हो गया। अब बात कर लें कि ऑब्जेक्टिव क्या है WTO का। तो देखिए मेन ऑब्जेक्टिव जो है, सिंपल सी बात है कि ट्रेड को बढ़ावा देना है। तो द WTO ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प ट्रेड फ्लो स्मूथली, फ्रीली एंड प्रिडिक्टिबली, यानी कि स्मूथली, आसानी से, सभी, और प्रिडिक्टली अमाउंट में कि हाँ कितने से इतने तक जो है ट्रेड होने वाला है। ये ऑब्जेक्टिव है उनका कि वो हेल्प करें इन सब में। अचीविंग प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज एज मैंडेटेड इन द जेट्स। तो जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है लिबरलाइजेशन जो है ट्रेड में, सर्विसेज में जो है प्रोवाइड करना होता है। इनका प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन है कि जो है बढ़ते हुए क्रम में जो है छूट मिलनी चाहिए लोगों को, आपस में जो मेंबर कंट्रीज हैं। Ensuring flexibilities for developing countries with special priority to be given to less developed countries। तो यहाँ पे क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना है जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे, और साथ ही साथ जो लेस डेवलप कंट्रीज हैं उनको प्रायोरिटी भी देना है कि हाँ उनको ट्रेड करने का ज़्यादा मौका मिले, टैरिफ उन पे कम लगे। रेस्पेक्टिंग द नीड ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज सर्विस सप्लायर पार्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज विथ ए कमिटमेंट टू रेस्पेक्ट द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल ऑफ द गेट्स। तो ये भी एक क्या है कि एक तरीके से जो स्मॉल और मीडियम साइज सर्विस सप्लायर्स हैं उनको भी रेस्पेक्ट करना, यानी कि खाली जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ वही ट्रेड में लगे पड़े हैं और जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन उनको मौका नहीं मिल रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फिर इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने का, तो ऐसा नहीं है, उनको भी बढ़ावा देने का काम होता है। ये ऑब्जेक्टिव है। तो अगर ओवरऑल आप बात करें ऑब्जेक्टिव WTO का, तो सिंपल सा है कि आपको यहाँ पे ट्रेड को बढ़ावा देना है स्मूथली, बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के आराम से फैसिलिटेट करना है ट्रेड को, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो भी मेंबर कंट्रीज है उनके बीच में, और सभी को लेकर चलना है, डेवलप को भी लेकर चलना है, नॉन डेवलप कंट्रीज को भी लेकर चलना है, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को भी लेकर चलना है। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। अब बात करें फंक्शंस के, तो क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिंग ट्रेड एग्रीमेंट, जो भी ट्रेड एग्रीमेंट्स है उसको एग्रीमेंट एडमिनिस्ट्रेट करता है, रूल रेगुलेट को चेक करता है। एक्टिंग एज ए फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशन, तो कहीं पे भी किसी भी कंट्री के बीच में, 2 कंट्री के बीच में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे नेगोशिएबल करने आता है WTO। सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट, जो भी ट्रेड से रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं उसको सेटल करता है WTO 2 कंट्रीज के बीच में। रिव्यूइंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज, जो भी नेशनल ट्रेड पॉलिसीज होती हैं हर कंट्री के, उनको रिव्यू करता है कि हाँ वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। बिल्डिंग द ट्रेड कैपेसिटी फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज, जो भी डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनके लिए जो ट्रेड कैपेसिटी डेवलप करने में हेल्प करता है। कोऑपरेटिंग विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो इसके अलावा WTO के अलावा भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ कोऑपरेट करने में
हेल्प करता है। तो ये फंक्शंस हो गए डब्ल्यूटीओ के। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। देखिए रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन यानी कि किसी पर्टिकुलर रीजन में जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का इंटीग्रेशन किया जाता है, यानी कि जोड़ा जाता है, तो उसको कहते हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग कंट्रीज आपस में एक साथ मिलती हैं और वहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसको जो है वो इंटीग्रेट करती हैं, यानी कि एक दूसरे से जोड़ती हैं, जो भी बैरियर्स होते हैं उसको हटाती हैं, ताकि एक दूसरी कंट्री जो है दूसरे कंट्री के साथ बिजनेस आसानी से कर सके। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है अलग अलग रीजन का। तो वही चीज़ क्या हो जाती है, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो एन एग्रीमेंट बिटवीन ग्रुप ऑफ कंट्रीज इन ए जियोग्राफिक रीजन। तो किसी भी जियोग्राफिक रीजन में जो भी डिफरेंट कंट्रीज होती हैं उनके बीच में जब कोई एग्रीमेंट होता है तो वही रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कहलाता है। टू रिड्यूस एंड अल्टीमेटली रिमूव टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो जो भी टैरिफ होते हैं फिर नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए या फिर उनको हटाने के लिए सारी कंट्रीज क्या होते हैं, जो भी कंट्रीज होती हैं वो आपस में एग्रीमेंट करती हैं और एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्रिएट करते हैं। तो वही रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कहलाता है। टू द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन ईच अदर। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं कि हम टैरिफ को हटा रहे हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटा रहे हैं, जस्ट ऑब्वियस सी बात है कि ताकि जो गुड्स हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इजीली फ्लो कर सके, सर्विसेज फ्लो कर सके, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारी चीज़ें जो हैं आपका एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इजीली फ्लो कर सके। तो इसके लिए जो है टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाया जाता है और इसके लिए क्या जाता है, एक इंटीग्रेशन किया जाता है अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में। तो दैट इज़ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि नाफ्टा। नाफ्टा में कुछ कंट्रीज हैं जिसको हम नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। यहाँ पे कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने एग्रीमेंट किया, इसके बारे में आगे डिटेल में देखेंगे। ईयू है, यूरोपियन यूनियन, एपेक है, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन फोरम है, एशियन है, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है, इसी तरह ब्रिक्स है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इसका शॉर्ट फॉर्म है ब्रिक्स। तो ये सिनोनिम्स है। तो ये जो है ये सब क्या है, इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज आपस में जो है एग्रीमेंट की, जिससे कि टैरिफ जो नॉन टैरिफ वेरिएशन उसको रिड्यूस किया जा सके या फिर हटाया जा सके और इजिली से जो है फ्री फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज फैक्टर प्रोडक्शन हो सके। लेवल ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन यानी कि कितने लेवल पे जो है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किया जा सकता है। तो सबसे पहले फ्री ट्रेड एरिया, यानी कि नॉर्मली एक कंट्री दूसरे कंट्री से एग्रीमेंट कर सकती है कि वो अपने यहाँ पे एक फ्री ट्रेड एरिया प्रोवाइड करेगी जहाँ पे इजिली जो है गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हो सकता है दूसरे कंट्री से। रिमूव टैरिफ अमॉन्ग मेंबर्स, यानी कि नॉर्मल सी बात होगी क्या कि हम क्या कहते हैं कि जो टैरिफ होते हैं मेंबर्स कंट्रीज के बीच में उसको हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो इस टाइप के लेवल इंटीग्रेशन को कहते हैं फ्री ट्रेड एरिया कहते हैं। तो मेंबर हैव एन ऑन ट्रेड पॉलिसीज टुवर्ड अदर्स, यानी कि जो मेंबर्स होंगे, मेंबर कंट्रीज होंगी, उनके लिए तो हम फ्री ट्रेड प्रोवाइड करा देंगे, यानी कि टैरिफ में हटा देंगे या फिर रिड्यूस कर देंगे। लेकिन जो बाकी कंट्रीज होंगी, जो मेंबर इंटीग्रेशन की जो मेंबर कंट्रीज नहीं होंगी, उनके लिए अपना अलग सा रूल लागू किया जाएगा फ्री ट्रेड एरिया में। वहीं पे है दूसरा लेवल कस्टम यूनियन। यहाँ पे क्या होता है कि जो एफटीए यानी कि टैरिफ जो रिड्यूस किया जाता है वो तो होता ही होता है, साथ ही साथ क्या होता है कि कॉमन ट्रेड पॉलिसी होता है टुवर्ड्स अदर, यानी कि जो मेंबर नहीं है, जो मेंबर कंट्रीज नहीं उस इंटीग्रेशन की, उनके लिए भी एक कॉमन ट्रेड पॉलिसी रेगुलेट किया जाता है। तो उसको कहते हैं कस्टम यूनियन। यहाँ पे भी क्या इंटीग्रेशन ही है एक तरीके से कि जिसके आप मेंबर हैं उसके तो आप रिड्यूस कर ही दियो, रिमूव कर ही दियो, लेकिन साथ ही साथ जो बाकी कंट्रीज हैं उनके लिए भी आपने एक कॉमन ट्रेड पॉलिसी क्रिएट कर रखी है। तो इसको कहते हैं कस्टम यूनियन। इसी के बाद आता है कॉमन मार्केट। तो कस्टम यूनियन के फीचर्स होंगे ही होंगे कॉमन मार्केट में, साथ ही साथ एक और एक्स्ट्रा फीचर होता है। तो ये सी यू प्लस मतलब क्या हो गया कि कॉमन मार्केट में सी यू यानी कि एफ टी ए और कस्टम यूनियन दोनों ही एलिमेंट पाए जाएंगे, यानी कि वहाँ पे टैरिफ नहीं होगा मेंबर कंट्रीज के बीच में और साथ ही साथ कॉमन ट्रेड पॉलिसी होगा अदर कंट्रीज के साथ, और साथ ही साथ मूवमेंट ऑफ लेबर और कैपिटल। यहाँ पे क्या होगा कॉमन मार्केट में कि आप इजिली जो है लेबर कैपिटल का इजिली जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूवमेंट कर सकते हैं। तो जब ये कंट्री प्रोवाइड करती है फैसिलिटी तो उसको कहते हैं कॉमन मार्केट। इसी तरीके से फिर इसके बाद आता है इकोनॉमिक यूनियन, यानी कि यहाँ पे क्या होगा इकोनॉमिक यूनियन में आप कॉमन मार्केट, कस्टम यूनियन, फ्री ट्रेड एरिया, तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे पाई जाती हैं। साथ ही साथ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज बिटवीन मेंबर कंट्रीज आर हार्मोनाइज, यानी कि जो अलग अलग मेंबर्स होते हैं किसी भी तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के, उनके जो मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसीज होती है उसको भी हार्मोनाइज यानी कि एक जैसा कर दिया जाता है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट कर दिया जाता है। तो उसको कहते हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन यानी इकोनॉमिक यूनियन। यानी कि उनकी इकोनॉमिक जो मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी वो भी एक जैसी हो गई है उन मेंबर कंट्रीज के। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं इकोनॉमिक यूनियन। नॉर्मली ऐसा नहीं पाया जाता है। एक है आपका ईयू जो यूरोपियन यूनियन है, वही आपका जो है कुछ हद तक जो है इकोनॉमिक यूनियन के लेवल पे आ जाता है। वहीं पे जो नेक्स्ट है दैट इज पॉलिटिकल यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन में एक पॉइंट और है कि कॉमन करेंसी इज यूज सच एज विथ यूरोपियन यूनियन। तो जैसा कि मैंने बताया कि यूरोपियन यूनियन बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर एक यूरोपियन यूनियन बनाया जहाँ पे यूरो जो है मैक्सिमम कंट्रीज में यूरो जो है करेंसी यूज़ किया जाता है एक्सचेंज के लिए। तो दैट इज इकोनॉमिक यूनियन। यहाँ पे मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी क्या होती है एक हो जाती है सारी कंट्रीज की एक तरीके से, तो उसको इकोनॉमिक यूनियन। वहीं पर जब पॉलिटिकल सारी चीज़ें जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो जब एक हो जाती है सारी कंट्रीज की तो उसको कहते हैं पॉलिटिकल यूनियन कहते हैं। रिप्रेजेंट द पोटेंशियली मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ
ऑफ इंटीग्रेशन विद ए कॉमन गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि कॉमन गवर्नमेंट हो जाता है, पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, एक हो जाती हैं सारी कंट्रीज के लिए, तो होती है पॉलिटिकल यूनियन। तो नॉर्मली आप जो है अभी तक जो भी इंटीग्रेशन आप पढ़ेंगे आगे, वो नॉर्मली आपको एफटीए, कस्टम यूनियन भी, कॉमन मार्केट मिल जाएगा। इकोनॉमिक यूनियन का एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, दैट इज ईयू, जो यूरोपियन यूनियन है वो। बाकी पॉलिटिकल यूनियन अभी तक इमेजरी है, अभी ये रियलिस्टिक फॉर्म में नहीं है। तो ये जो है लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है। तो फ्री ट्रेड पहले होगा, फिर कस्टम यूनियन हो सकता है, फिर या कॉमन मार्केट हो सकता है, फिर इकोनॉमिक यूनियन हो सकता है, फिर पॉलिटिकल यूनियन आप कर सकते हैं। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट नाम से क्लियर है कि यहाँ पे क्या होता है कि इस टाइप के ट्रेड एग्रीमेंट में प्रेफरेंस दी जाती है। अब सपोज करिए कि इंडिया है, इंडिया के कोई प्रोडक्ट परचेज करना है और वो प्रोडक्ट यूएसए जो है 2000 में दे रही है और चाइना में 1500 में जो है वो मिल रहा है इंडिया को प्रोडक्ट, ठीक है। सपोज करिए शूज़ ही लेना है, तो इंडिया को शूज़ लेना है तो यूएसए से 2000 पर पेयर मिल रहा है इंडिया, और चाइना से 1500 पर पेयर मिल रहा है। तो अब कहाँ से परचेज करेगी, बट ऑब्वियसली चाइना से। लेकिन अब सपोज करिए कि दोनों पे उन्होंने क्या कर रखा है, 50 पे टैरिफ लगा रखा है, टैरिफ लगा रखा है इंपोर्ट पे उन्होंने 50% का टैरिफ लगा रखा है, 50-50। तो यूएसए से है तो कितना पड़ जाएगा, 3000, चाइना से है तो कितना पड़ जाएगा, 2250, यानी कि 2250 रुपये पड़ जाएगा। तो इस केस में इंडिया जो है वो कहाँ से परचेज करेगी, बट ऑब्वियसली कि चाइना से परचेज करेगी। लेकिन अब सपोज करें कि यूएसए और इंडिया ये दोनों क्या करते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। यूएसए और इंडिया क्या करते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। कौन सा, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। यहाँ पे क्या होगा कि अब जो है इंडिया यूएसए को प्रेफरेंस देगी, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो टैरिफ बैरियर उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। रिड्यूस करके हमने सपोज करिए 10 कर दिया, तो इंडिया ने 10 जो है टैरिफ बैरियर रिड्यूस करके 10 कर दिया, 10%। तो अब जो है यूएसए का जो 2000 का शूज़ है वो कितने में पड़ जाएगा, वो पड़ जाएगा 2200 में। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे 2200, 2250 चाइना से कम होगा यूएसए। तो अब इंडिया कहाँ से इंपोर्ट करेगी, यूएसए से इंपोर्ट करेगी। तो दैट इज प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि ए ट्रेडिंग ब्लॉक दैट गिव्स प्रेफरेंशियल एक्सेस टू सर्टेन प्रोडक्ट फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। यानी कि इंडिया और यूएसए ने जो है पार्टिसिपेट किया, ट्रेड एग्रीमेंट किया, और वहां पे इंडिया ने, यूएसए ने क्या किया, अपने इंपोर्ट जो टैरिफ थे उसको रिड्यूस कर दिया। तो अब जो है उनकी प्राइसेस कम हो गए, तो उनके बीच में क्या हो गया, एक्सपोर्ट होने लगा। वरना होना कहाँ से था, होना चाइना के साथ था, लेकिन अब जो है इम्पोर्ट प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से वो ट्रेड कहाँ चला गया, अब यूएसए के पास चला गया। जो इंपोर्ट हो रहा है वो यूएसए से हो रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है कि डन बाय रिड्यूसिंग टैरिफ बट नॉट बाय एबोलिशिंग देम कंप्लीटली। यहाँ पे क्या होता है कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में कि आपको अदर कंट्रीज से प्रेफरेंस आपको मिल जाती है, यानी कि आपके ऊपर हम इंपोर्ट ड्यूटी कम चार्ज करेंगे, आपके ऊपर हम जीरो तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ टैरिफ को रिड्यूस कर देते हैं। तो यही चीज़ क्या होता है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। यानी कि जब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करने जाते हैं तो पहला स्टेज होता है। पहला स्टेज यही होता है कि आपको हम पहले प्रेफरेंस देंगे और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि हम फ्री ट्रेड की ओर आगे मूव ऑन करने लगते हैं। तो जितने भी फ्री ट्रेड हैं, कस्टम यूनियन है, कॉमन मार्केट है, ईयू है, ये सब क्या है, ये एडवांस्ड फॉर्म है किसके, पीटीए के, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। भाई आप किसी भी लेवल ऑफ इंटीग्रेशन में देख लीजिए, सब में क्या है, प्रेफरेंस ही मिल रही है। कहीं किसी कंट्री को मिल रहा है, कहीं किसी कंट्री को प्रेफरेंस मिल रहा है। तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में सिंपल सा इतना है कि जीरो नहीं होता है, लेकिन हाँ जो भी इंपोर्ट ड्यूटी होती है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं, जो भी टैरिफ होते हैं उसको हम रिड्यूस कर देते हैं, जिससे कि किसी पर्टिकुलर कंट्री को इंपोर्ट करने में या एक्सपोर्ट करने में आसानी होती है। तो यही प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है। जैसे कि आपने सार्क सुना होगा, सार्क में क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे क्या है, 8 कंट्री है, यहाँ पे 7+1 हो गई थी। तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अफगानिस्तान बाद में आई थी। तो ये जो है बने, इसके बाद इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो है सार्क 1985 में आया था। उसके बाद जो है फिर ये साप्टा में कन्वर्ट हुआ। साप्टा 1995 में, साप्टा क्या था, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। साप्टा यहाँ पे क्या हो गया, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड, यानी कि सार्क से साप्टा हो गया, और फिर साप्टा जो है वो 2006 में ना साफ्टा हो गया, यानी कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। तो ये क्या है, ये धीरे धीरे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऐसे चेंज होता है, लेवल ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहले साउथ एशियन एसोसिएशन था, फिर उसके बाद साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड हो गया, फिर उसके बाद साउथ एशिया फ्री ट्रेड हो गया। तो ये ऐसे ही लेवल ऑफ इंटीग्रेशन इंप्रूव होता रहता है। तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कहने का मतलब इतना सा है कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कंट्री को प्रेफरेंस की जाती है इंपोर्ट ड्यूटी या फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी में डायरेक्शन देकर। जब डिफरेंट कंट्रीज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करती हैं, यानी कि ट्रेडिंग ब्लॉक्स बनाती हैं, तो उसमें क्या होता है कि या तो टैरिफ हटा दिया जाता है या फिर जो है कॉमन टैरिफ जो है सभी पे एप्लीकेबल किया जाता है। तो इस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के इम्पैक्ट की वजह से ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन दो चीज़ें होती हैं। तो ट्रेड क्रिएशन क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे। देखिए ट्रेड क्रिएशन में क्या होता है, सपोज करिए कि इंडिया है, अब इंडिया को जो है शूज़ इंपोर्ट करना है, तो यूएसए से इंपोर्ट करने की कॉस्ट 2000 है, यानी कि
कि यूएसए की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है 2000 है, जापान की 3000 है, वहीं पे चाइना है वहाँ पे 1500 में जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है। क्लियर। तो यूएसए 2000 में बना रही है, जापान 3000 में, चाइना 1500 में दे रही है। अब इंडिया है, इंडिया ने क्या किया है, सपोज करिए कि 50% जो है उन्होंने टैरिफ लगा रखा है, यानी कि इंपोर्ट टैरिफ, यानी कि किसी दूसरे कंट्री से जब कोई सामान आएगा तो उससे 50% का टैरिफ जो है लगेगा। यानी कि 50% टैरिफ को लगेगा, तो यानी कि अगर आप चाइना से अगर सामान मंगवा रहे हैं तो चाइना 1500 में दे रही है, 50% का टैरिफ लगेगा, तो यानी कि वो 2250 में हो जाएगा। यानी कि जब इंडिया में आएगा तो 2250 रुपये का वो हो जाएगा। क्लियर। तो चाइना से मंगवाने के लिए 2250 रुपये देना पड़ जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग यूएसए जापान, लेकिन अब सपोज करिए यूएसए और जापान से भारत के जो रिलेशन है वो क्या है, अच्छे हैं। तो यूएस और जापान से भारत के रिलेशन अच्छे हैं, तो मोस्ट फेवर्ड नेशन में जो है यूएसए जापान आ जाएगा। और वहाँ पे जो हमारा टैरिफ बैरियर इंडिया ने क्या किया है, वहाँ पे टैरिफ बैरियर को रिड्यूस कर दिया। वहाँ पे बोला कि हम यूएसए और जापान पे टैरिफ बैरियर जो है इंपोर्ट टैरिफ वो हम 10% ही लगाएंगे, लेकिन चाइना से हमारे रिलेशन सही नहीं है या फिर वो मोस्ट फेवर्ड नेशन में नहीं आता है तो हम वहाँ पे 50% ही रखेंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यूएसए से 10% का इंपोर्ट टैरिफ लग रहा है, जापान से 10% का, लेकिन चाइना से 50% का टैरिफ लग रहा है, इंपोर्ट टैरिफ लग रहा है। क्लियर। तो अब यूएसए से हमें वो प्रोडक्ट कितना मिलेगा, वो जो शूज़ है यूएसए से हमें कितना मिलेगा, 2200 में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 10% ही टैरिफ लगा, तो यहाँ पे 200 का इंपोर्ट ड्यूटी लग गई। जापान से हम ले रहे हैं तो 3300 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3000 कॉस्ट हो गई प्लस 10% की इंपोर्ट ड्यूटी, यानी कि 300 हो जाएगा, तो 3300 हो जाएगा। वहीं पे चाइना से अगर हम मंगवाएंगे तो क्या होगा कि 1500 रुपये तो उसकी कॉस्ट है, लेकिन वहाँ पे 50% इंपोर्ट ड्यूटी है, तो यानी कि 750, यानी कि 2250 रुपये में जो है इंडिया को पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखें इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि यूएसए से 2200 में ही पड़ रहा है, जापान से 3300 में और चाइना से 2250 में, यानी कि चाइना अब महंगा हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। क्या हुआ? इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से चाइना महंगा होगा और यूएसए जो है वो सस्ता पड़ गया। तो अब इंडिया कहाँ से मंगाएगी? इकोनॉमिक्स में ही तो होता है, रेशनल में, कि भाई कंज्यूमर को जहाँ से सस्ता पड़ेगा वो वहीं से मंगाएगा। तो हम इंडिया कहाँ है? यूएसए से मंगाएगी। चाइना लेस कॉस्ट है, यानी कि लेस कॉस्ट कंट्री है, वहाँ पे एफिशिएंट प्रोड्यूसर है वो चाइना, लेकिन फिर भी इस टैरिफ की वजह से क्या हुआ कि यूएसए से सामान जो है वो मंगवाया जा रहा है। तो अब क्या होता है कि अब ये जो कहते हैं कि चाइना, जापान, यूएसए, इंडिया, ये कहते हैं कि चलो हम एक फ्री ट्रेड एरिया बना लेते हैं, यानी कि वो लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ट्रेडिंग ब्लॉक लाते हैं, यानी कि वो फ्री ट्रेड एरिया बना लेते हैं जहां पे कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। अब जब कोई टैरिफ नहीं लगेगा तो क्या होगा? बट ऑब्वियस बात है कि अब जब यूएसए 2000 में दे रही है, जापान 3000 में दे रही है, चाइना 1500 में दे रही है, टैरिफ हटा दिया गया। जब फ्री ट्रेड एरिया हो गया तो टैरिफ हट गई, तो अब क्या है, चाइना सबसे सस्ता देने लगा उन सभी कंट्रीज में। तो अब यूएसए भी क्या करेगा, चाइना से मंगाएगा, इंडिया भी चाइना से मंगाएगा और जापान भी चाइना से मंगाएगा। यानी कि जो इंपोर्ट है, जो इंपोर्ट है, जो अभी तक इंडिया यूएसए से कर रही थी, अब क्या हो गया, वो शिफ्ट हो गया चाइना पे, और यूएसए भी चाइना से आ जाएगी, जापान भी चाइना से लेने लगी। क्यों? क्योंकि चाइना मोस्ट एफिशिएंट प्रोड्यूसर है। तो इसी को कहते हैं ट्रेड क्रिएशन, यानी कि जहां पे क्या होता है कि प्रोडक्शन जो होता है या जो इंपोर्ट होता है वो शिफ्ट हो जाता है कहां पे, जो मोस्ट एफिशिएंट प्रोड्यूसर होता है। तो ट्रेड क्रिएशन का मतलब क्या हो गया, व्हेन टैरिफ एग्रीमेंट कॉज इंपोर्ट टू शिफ्ट फ्रॉम हायर कॉस्ट कंट्रीज टू लो कॉस्ट कंट्रीज। एग्जांपल में देखा, हायर कॉस्ट कंट्रीज जैसे कि जापान या यूएसए थे वो शिफ्ट हो गए, अब इंपोर्ट कहां पे, चाइना पे शिफ्ट हो गया। तो दैट इज कॉल्ड trade creation when tariff agreement cause import to shift from higher cost countries to low cost countries. It is the creation of an area in which countries can trade goods without restrictions. यहाँ पे देखिए पहले क्या रेस्ट्रिक्शन नहीं थे, पहले क्या था कि जब फ्री ट्रेड एरिया नहीं था तो उस केस में यूएसए से हम मंगवा रहे थे जो कि हाई कॉस्ट प्रोडक्शन था और चाइना का लो कॉस्ट प्रोडक्शन था। लेकिन जब फ्री ट्रेड एरिया बना, रेस्ट्रिक्शंस हटे, तो अब जो है लो कॉस्ट प्रोडक्शन से इंपोर्ट मंगाना, यानी कि चाइना से इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गया। तो इट इज द क्रिएशन ऑफ एन एरिया इन विच कंट्रीज कैन ट्रेड गुड्स विदाउट रेस्ट्रिक्शंस। एग्रीमेंट दैट इंक्रीज ट्रेड, यानी कि जब फ्री ट्रेड एरिया बन गया तो अब क्या हो गया, ट्रेड बढ़ गया। क्यों? सब जो चाइना से मंगवाना स्टार्ट कर दिया। तो इट ऑकर्स व्हेन देयर इज रिडक्शन इन टैरिफ बैरियर। तो ये कब होता है, ट्रेड क्रिएशन, जब वहां पे टैरिफ बैरियर में रिडक्शन होता है। तो मूवमेंट फ्रॉम हाई कॉस्ट प्रोड्यूसर टू लो कॉस्ट प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे क्या होता है कि हाई कॉस्ट प्रोड्यूसर से मूवमेंट कहाँ शिफ्ट हो जाता है, लो कॉस्ट प्रोड्यूसर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब फ्री ट्रेड एरिया बन गया, जो रेस्ट्रिक्शंस थे, जो बैरियर्स थे वो हटे, तो जो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है वो आसानी से सभी लोगों को जो है इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंड टैरिफ, कंज्यूमर्स कैन परचेज द गुड्स एट रिड्यूस्ड प्राइस। अब बट ऑब्वियस बात है कि अब जो डिफरेंट कंट्रीज के कंज्यूमर्स हैं, वो फ्री ट्रेड एरिया बनने से कंज्यूमर्स को सस्ते में प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और इससे क्या होगा, इससे एक नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ता है कि जो ट्रेड क्रिएशन होता है वो लोकल प्रोड्यूसर पे जो है ज़्यादा पड़ जाता है, उसका जो
पुट्स है जो क्या कहता है कि सपोज करिए कि उनके इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट जो है लोकल बिजनेस पे पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि बाहर से सस्ते में आ जाएगा तो जो हमारे यहाँ बना रहे हैं उनके लिए कंपटीशन बढ़ जाता है, हमारे कंज्यूमर्स बाहर वाले प्रोडक्ट को परचेज करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो सस्ता पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं लोकल बिजनेस पे इसका इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन ट्रेड क्रिएशन में क्या होता है, ये ट्रेड क्रिएशन पॉजिटिव इफेक्ट कहलाता है। क्यों? क्योंकि जो भाई कॉस्ट एफिशिएंट प्रोड्यूस कर रहा है उसी से हम ट्रेड कर रहे हैं, तो ये इसलिए पॉजिटिव होता है। लेकिन वहीं पे दूसरा एग्जांपल लें हम ट्रेड डाइवर्जन का, तो ट्रेड डाइवर्जन में क्या होता है कि आप सपोज करिए सेम एग्जांपल है, इंडिया है, इंडिया को शूज चाहिए, वहां पे यूएसए से 2000, जापान से 3000 और चाइना से 1500 में पड़ रहा है। क्लियर? अब क्या है कि यहाँ पे इंडिया सपोज करे कि कोई भी मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पे सभी पे 50-50% का टैरिफ लगा रही है, यानी कि चाहे वो यूएसए से हो, चाहे जापान से हो, चाहे चाइना से हो, सब पे 50% का इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। तो अब इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इस अकॉर्डिंग यूएसए में अगर आएगा तो 3000, जापान से आएगा तो 4500, चाइना से आता है तो 2250 की कॉस्ट बढ़ेगी। तो बट ऑब्वियसली तक इंडिया क्या करेगी, इंडिया चाइना से इंपोर्ट कराएगी, इंडिया क्या करेगी, चाइना से इंपोर्ट कराएगी। एज पर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट भाई जो हमें सस्ते में प्रोडक्ट दे रहा है वहीं से इंपोर्ट लेंगे, तो 2250 के अकॉर्डिंग चाइना से हम इंपोर्ट करेंगे। लेकिन अब सपोज कि एक फ्री ट्रेड एरिया जो है क्रिएट होती है, कस्टम यूनियन या फिर बन जाता है, जहां पे क्या होता है कि यूएसए, जापान और इंडिया ये तीनों आपस में फ्री ट्रेड एरिया डेवलप कर लेते हैं। क्लियर? इन्होंने ट्रेडिंग ब्लॉक, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर लिया और इन्होंने क्या किया कि टैरिफ जो बैरियर्स थे, इंपोर्ट बैरियर थे, वो हटा दिए। अब हटा दिए तो क्या हो जाएगा, ये 3000 का क्या हो जाएगा, 2000 का कोई टैक्स नहीं लग रहा, तो 2000 का 2000, और वहीं पे जापान का 3000 था तो उसका भी 3000 में पड़ जाएगा। तो अब देखें, चाइना उस एग्रीमेंट में नहीं आया, उस इंटीग्रेशन में नहीं आया है, यूएसए, जापान और इंडिया है। तो अब जो शूज़ है वो इंडिया अगर इंपोर्ट करेगी यूएसए से तो 2000 में पड़ेगा, जापान से करेगी तो 3000 में पड़ेगा, वहीं पे चाइना से करेगी तो 2250 में पड़ेगा। तो अब बताइए कि इंडिया किससे इंपोर्ट करेगी? बट ऑब्वियसली इंडिया यूएसए से इंपोर्ट करेगी। क्यों? क्योंकि वहां से उसको सस्ता पड़ रहा है। लेकिन चाइना हायर कॉस्ट एफिशिएंट है, यानी कि चाइना लो कॉस्ट प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन फिर भी जो इंपोर्ट है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, यूएसए पे शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी हट गई तो उसकी कॉस्ट हमें कम पड़ रही है। लेकिन यूएसए अगर देखा जाए तो कॉस्ट एफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं है, चाइना जो है कॉस्ट एफिशिएंट प्रोड्यूसर है फिर भी। लेकिन फ्री ट्रेड एरिया की वजह से क्या हुआ कि इंपोर्ट शिफ्ट हो गया कहाँ पे, हायर कॉस्ट प्रोडक्शन कंट्रीज पे। लो कॉस्ट प्रोडक्शन कंट्रीज से हायर कॉस्ट प्रोडक्शन कंट्रीज पे इंपोर्ट जो है वो शिफ्ट हो गया। तो इसी को कहते हैं ट्रेड डाइवर्जन। तो ट्रेड डाइवर्जन क्या हो जाएगा, व्हेन tariff agreement cause import to shift from low cost countries to higher cost countries। इंपोर्ट कहाँ शिफ्ट हो गया, लो कॉस्ट कंट्री से, चाइना से हायर कॉस्ट कंट्रीज पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि फ्री ट्रेड एरिया की वजह से, उस एग्रीमेंट की वजह से वो हमें सस्ता पड़ने लगा। तो ट्रेड इज डाइवर्टेड फ्रॉम ए मोर एफिशिएंट एक्सपोर्टर टुवर्ड अ लेस एफिशिएंट वन बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ए कस्टम यूनियन। इट ऑकर्स व्हेन ए कंट्री ज्वाइन अ फ्री ट्रेड एरिया विद इन ए कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। तो ये कब होता है कि जब कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ लगा होता है और उसमें जब फ्री ट्रेड एरिया आप ज्वाइन करते हो तो ये होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो सस्ता प्रोडक्ट बना रहा होता है उसमें कहीं ना कहीं उस एरिया को ज्वाइन करने की वजह से वो जो इंपोर्ट है वो शिफ्ट हो जाता है किसी दूसरे कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि वो हायर कॉस्ट प्रोडक्शन है, कंट्रीज है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं टैरिफ हटने की वजह से उसका प्रोडक्ट सस्ता पड़ रहा होता है। तो ये चीज़ क्या कहलाता है, ट्रेड डाइवर्जन। तो दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो ट्रेड क्रिएशन में क्या होता है कि हायर कॉस्ट प्रोडक्शन कंट्रीज से ट्रेड जो है वो शिफ्ट हो जाता है लो कॉस्ट प्रोडक्शन कंट्री पे, यानी कॉस्ट एफिशिएंट कंट्री पे शिफ्ट हो जाता है। लेकिन ट्रेड डाइवर्जन में क्या होता है, यहाँ उल्टा होता है। यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो लो कॉस्ट प्रोडक्शन कर रही है कंट्री, यानी कि जो कॉस्ट एफिशिएंट प्रोडक्शन कर रही है, वहाँ से फ्री ट्रेड एरिया की वजह से या इंटीग्रेशन की वजह से हायर कॉस्ट प्रोडक्शन कंट्रीज या हाई कॉस्ट प्रोड्यूसर कंट्री के पास जो है वो ट्रेड शिफ्ट हो जाता है, इंपोर्ट शिफ्ट हो जाता है। तो यही चीज़ ट्रेड डाइवर्जन कहलाता है। तो दोनों ट्रेड डाइवर्जन और ट्रेड क्रिएशन दोनों ही किस चीज़ के इंपैक्ट है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के इंपैक्ट होते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।